अनुज और ज्योति एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों शादी भी करना चाहते थे। उनकी फैमिली की लड़ाई की वजह से दोनों में से किसी में हिम्मत नहीं थी अपने घर ये बात बताने की। एक दिन अनुज ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसका दोस्त राहुल उसके पास आता है। भाई तुझे कुछ पता नहीं चला क्या? अरे क्या पता नहीं चला भाई, साफ साफ बोलना, मुझे बहुत काम है ऑफिस में। भाई ऑफिस बाद में जाइयो, पहले ज्योति के घर जा, वरना वो किसी और की हो जाएगी। उसकी माँ ने उसका रिश्ता तय कर दिया है। तू ये क्या बोले जा रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, वो किसी और से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हो सकती। भाई वो तैयार नहीं है, लेकिन जैसे तू अपनी माँ से डर के बोल नहीं रहा, उसी तरह से वो अपनी माँ को नहीं बोल पा रही। मुझे डर है कि कहीं वो कुछ कर ना बैठे। भाई तू ऐसा मत बोल, मैं अभी उसके घर जाके देखता हूँ। ठीक है भाई, एक काम करते हैं, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, रहने दे, मैं अकेला जाता हूँ, वरना कोई तमाशा हो जाएगा। और हाँ, तू मेरे घर पे रहियो, संभाल लियो घर। अनुज ज्योति से मिलने के लिए उसके घर निकल जाता है, जहाँ पहुंचकर वो देखता है कि उसकी माँ ने उसकी सगाई करवा दी होती है, जिसे देखकर वो उसके घर के अंदर जाकर ज्योति का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर चल देता है। तभी ज्योति की माँ अनीता उसका दूसरा हाथ पकड़ लेती है और अनुज से बोलती है, मेरी बेटी को लेकर कहाँ जा रहे हो तुम, और इस समय तुम यहाँ क्यों आए हो? माँ, आज तक मेरी आपसे बोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आज मैं चुप रही तो अपनी ही खुशियों को आग लगा दूंगी। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बोलो। माँ, मैं और अनुज एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। तू ये क्या बोल रही है? तू तो जानती है ना कि इसके पिता की वजह से तेरे पिता की जान गई है, उसके बाद भी तू इससे शादी करना चाहती है। माँ, सच क्या है ये ना आप जानती है ना अनुज की माँ जानती है। लोगों ने जो बोला तुमने वही मान लिया, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं शादी करूंगी तो अनुज से ही करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। अनुज, तुम्हारी माँ को ये सब पता है या नहीं? नहीं आंटी जी, अभी माँ को कुछ पता नहीं है, लेकिन आज मैं माँ को सब बता दूंगा। मुझे यकीन है कि माँ के लिए मुझसे ज्यादा कुछ नहीं है, और तो और वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। अनुज और ज्योति की बात सुनकर वो समझ जाती है कि आज दोनों में से कोई रुकने वाला नहीं है, जिसके चलते वो अनुज को अपना फैसला सुनाने के लिए कुछ समय मांगती है। अनुज भी अनीता की बातों पर यकीन करके अकेला ही अपने घर चला जाता है, जहाँ उसकी माँ ममता उसे गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। तभी वो अपनी माँ के पास जाता है और वो कुछ बोलता उससे पहले ममता अनुज को थप्पड़ मार देती है। अनीता के घर जाकर तू क्या कह आया उसे? अच्छा, तो ये बात आप तक पहुँच गई। आपने जो भी सुना है वो सही है। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं उसी घर की लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। माँ, मैं उनके सामने कह कर आया हूँ कि मुझे अपनी माँ पे पूरा यकीन है। मेरी माँ मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर आपने शादी के लिए मना कर दिया तो मैं सब कुछ छोड़ के चला जाऊंगा हमेशा के लिए, वो भी आपसे दूर। हाँ माँ, मैं आपसे दूर चला जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। अब आपकी मर्जी है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी जिद पे आ रही है या आपका बेटा। अनुज की बात सुनकर ममता बहुत परेशान हो जाती है और दोनों अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश करते हैं। आखिरकार दोनों अपनी कोशिश में कामयाब हो जाते हैं और ममता और अनीता उनकी शादी कराने को तैयार हो जाती हैं। पंडित को बुलवा के उनकी शादी की डेट फिक्स करवा देते हैं। शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। तभी एक दिन अनुज ज्योति को कॉल करता है। ज्योति, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि कुछ समय में हमारी शादी हो जाएगी। अब तो खुश हो ना तुम? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों डर सा लग रहा है मुझे, जैसे कुछ गलत होने वाला हो। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी माँ एक दूसरे की दुश्मनी को भुलाकर हमारी शादी करवा रही है, ये बात मुझे हजम हो ही नहीं रही है। तुम कहना क्या चाहती हो कि हमारी माँ जो हमारी शादी करवा रही है वो बस नाटक है? नहीं, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। तुम भी ना बिना बात के परेशान हो जाती हो। अब ये सब छोड़ो और जाके शादी की तैयारी करो, मैं भी चलता हूँ। अनुज इतना कहकर कॉल कट कर देता है और अपने दोस्त के साथ ज्योति के लिए लहंगा लेने के लिए मार्केट जाता है। कुछ देर बाद वो लहंगा लेकर घर आता है और अपनी माँ को बोलता है, माँ, ये लहंगा मैं ज्योति के घर देकर आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ये काम तेरे दोस्त भी कर सकता है। अब तू शादी से पहले कहीं नहीं जा सकता। माँ, ये क्या बात हुई? बेटा, कल तो तू उसे देख ही लेगा ना, आज जाने की क्या जरूरत है। हम लड़के वाले हैं, हमारी भी थोड़ी इज्जत है, उस इज्जत की कदर कर लिया कर। आंटी जी सही कह रही है, मैं ये लहंगा देकर आ सकता हूँ, तुझे जाने की जरूरत नहीं है। राहुल इतना कहकर लहंगा लेकर ज्योति के घर जाता है, जहाँ वो ज्योति की माँ अनीता को दो आदमियों को पैसे देते देखता है, साथ ही उनकी बातें भी सुनता है। मैंने तुम्हारी सारे पैसे दे दिए हैं, जितने तुम लोगों ने मांगे थे,
उससे ज्यादा ही दे दिए हैं। अब अगर मेरा काम पूरा नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये काम दूल्हे के आने से पहले हो जाना चाहिए, लेकिन याद रखना कि किसी को पता न चले। ये आंटी जी क्या कह रही हैं? कहीं ये अनुज को मनवाने का प्लान तो नहीं बना रही? मुझे जल्दी अनुज को बताना होगा। राहुल जल्दी से घर के अंदर जाता है और लहंगा देकर जल्दी से वापस आता है और अनुज को उसकी सास की चाल के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकामयाब हो जाता है। देखते ही देखते शादी का दिन आता है। अनुज अपनी शादी के लिए तैयार हो रहा था। तभी राहुल अनुज को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर अनुज कहता है, अब समझ में आया मुझे कि आंटी जी तैयार हुई तो हुई कैसे शादी के लिए इतनी जल्दी, लेकिन ज्योति की शादी होगी तो मुझसे ही। अनुज दूल्हे की जगह बैंड बाजे वाले के कपड़े पहनकर अपने दोस्त के साथ चोरी चुपके ज्योति को भगाने के लिए उसके घर पहुंचता है और उसके कमरे में जाता है। ज्योति उसे देखकर हैरान हो जाती है। तुमने ये कैसी अनोखी ड्रेस पहनी हुई है? पहली बार किसी दूल्हे को बैंड बाजे वाले के कपड़े में देख रही हूँ मैं। ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, वो तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। मेरे दोस्त ने उनकी सारी बातें सुन ली। वो मुझे मरवाना चाहती थी और अपने पसंद से तुम्हारी शादी करवाना चाहती थी। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ कभी ऐसा नहीं करेंगी। हम ये बातें बाद में भी सोच सकते हैं। अभी हमें भागकर शादी करनी होगी। चलो तुम मेरे साथ। मुझे यकीन नहीं तुम्हारी बातों पर। मैं ऐसे भागकर अपनी माँ की बेइज्जती नहीं करवा सकती हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो चलो मेरे साथ, वरना मैं चुपचाप चला जाऊंगा। बता दो मुझे। ज्योति डर जाती है और उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। दोनों जैसे ही कमरे से भागने की कोशिश करते हैं, सामने अनीता कुछ औरतों को लेकर कमरे में आ जाती है और दूल्हे को बैंड बाजे वालों के कपड़े में देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। आज तक शादी में दूल्हे को एक से बढ़कर एक सुंदर और अच्छी ड्रेस में देखा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि अपनी खुद की बेटी की शादी में दूल्हे को ऐसी अनोखी ड्रेस में देखूंगी। तुम खुद की शादी में ये बैंड बाजे की ड्रेस पहनकर आए हो शादी करने। माँ, अनुज बोल रहे हैं कि आप उन्हें मार कर अपनी पसंद के लड़के से मेरी शादी करवाना चाहती हो। ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। अगर मुझे तुम दोनों की शादी से परेशानी होती तो मैं कभी तुम्हें हाँ नहीं बोलती। लेकिन मैंने आपको उस दिन 2 आदमियों को पैसे देते देखा था और आपने ये भी बोला था कि इसके बारे में किसी को पता न चले। वो बात सुनकर तुमने अनुज के कान भर दिए कि मैं उसे मरवाना चाहती हूँ। पागल लड़के, वो मैं गाड़ी की बात कर रही थी। वो गाड़ी में ज्योति और अनुज को गिफ्ट करना चाहती थी। ना विश्वास हो तो बाहर जाकर देखो, नई 4 व्हीलर खड़ी है। सभी घर के बाहर जाते हैं, जहाँ नई गाड़ी देखकर ज्योति और अनुज को बहुत गुस्सा आता है और दोनों मिलकर राहुल की खूब धुलाई करते हैं। आखिर में कोई और मुहूर्त ना होने की वजह से अनुज को बैंड बाजे वालों के कपड़ों में ही शादी करनी पड़ती है। अपने दोस्त की ऐसी बेवकूफी की वजह से अनुज खुद की शादी में मजाक बनकर रह जाता है और उसकी शादी की अनोखी ड्रेस उसके साथ साथ सबको याद रह जाती है। ये कहानी है विमला निवास की, जहाँ पर काजल अपनी सास विमला के साथ रहती थी। विमला काफी खड़ूस थी। वो हर समय अपनी बहू को कुछ न कुछ सुनाती ही रहती थी। विमला अपनी बहू को सुनाती तो थी, लेकिन वो उससे प्यार भी बहुत करती थी, क्योंकि वो उसकी इकलौती बहू थी। तो वहीं हमारी काजल भी अपनी सास से कुछ कम नहीं थी। विमला उसको जितना दबाना चाहती थी, वो उतना ही अपनी सास को परेशान करती थी और ऐसे ही दोनों सास बहू की नोक-झोंक चलती रहती थी। ऐसे ही एक दिन, उफ, मैं तो थक गई हूँ, पसीने भी आ रहे हैं। क्यों ना मैं थोड़ी देर एसी चला लूं? ये सही रहेगा। इस तरह अब काजल एसी में बैठ जाती है और एसी की हवा खाने लगती है। तभी वहाँ पर विमला आ जाती है और उसको एसी की हवा खाते हुए देख अपनी बहू से बोलती है, ओ महारानी, तेरे यहाँ आराम करना हो गया हो तो बाकी बच्चों का काम भी कर ले। जब देखो आराम फरमाती रहेगी। मम्मी जी, मैं थक गई थी और गर्मी लगने लगी, तो इसलिए मैं यहाँ आकर बैठ गई। हाँ, तुझे तो ठंड में भी गर्मी लग रही है ना। मम्मी जी, घर का काम करते करते लगने ही लगती है। अरे ये क्या, महारानी ने तो एसी चला रखी है। माता, एसी बंद कर दीजिए, आपको गर्मी लगती होगी लेकिन मुझे नहीं। माफ करना मम्मी जी, लेकिन मुझे गर्मी लग रही है और मैं एसी बंद नहीं करने दूंगी। चुपचाप तो काम कर ले और एसी बंद कर ले, समझी? मम्मी जी, आपको ठंड लग रही है तो आप किसी और कमरे में जाकर बैठ जाओ, लेकिन मैं तो एसी बंद करने नहीं वाली। अब क्या था, विमला मुंह बनाकर
दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ काजल भी अपना काम करने लगती है। शाम को जब वरुण घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर के हॉल में एसी चल रहा है। ये देख वरुण बोलता है, माँ माँ क्या हुआ बेटा? माँ, ठंड हो रही है और आपने एसी क्यों चलाया है? बेटा ये एसी मैंने नहीं बल्कि तेरी पत्नी ने चलाया है। मैं उसको बोल बोल कर थक गई हूँ कि एसी बंद कर दे, एसी बंद कर दे, लेकिन मेरी सुने तब ना। बोलती है, माँ मैं तो एसी चलाऊंगी, आपको ठंड लग रही है तो आप जाकर दूसरे कमरे में बैठ जाओ। अब मैं ठहरी बूढ़ी औरत, मैं उससे बहस भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहाँ से चली गई। और देख, मैंने उसको कुछ नहीं कहा तो उसने एसी भी बंद नहीं किया है। मैं काजल से बात करता हूँ माँ। नहीं नहीं बेटा, अगर तूने उससे कुछ कहा ना तो वो मुझे ही बोलेगी कि मैंने तुझे उसके खिलाफ भड़का दिया है। क्या माँ, कैसी बात कर रही हो? काजल काजल। आ गए आप? हाँ मैं आ तो गया, लेकिन ये सब क्या है? क्या? यार काजल, ठंड हो रही है और मम्मी की उम्र भी हो गई है और तुम हो की लापरवाही कर रही हो। इतनी ठंड में एसी कौन चलाता है? वरुण कैसी बात कर रहे हो? अगर मैंने थोड़ी देर एसी क्या चला लिया, मम्मी जी ने तो आपके कान ही भर दिए। माँ ने मेरे कान नहीं भरे हैं काजल। मुझे ठंड लग रही है, एसी थोड़ी देर नहीं बल्कि अभी भी चालू है। अब बोलो, इसके बारे में तुम क्या सफाई देना चाहोगी? मुझे कोई सफाई नहीं देनी है, और हाँ, खाना खा लो। इतना बोलकर काजल वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अब समय गुजरता रहता है, लेकिन ठंड में एसी चलाने की आदत काजल की अभी भी नहीं गई। और एक दिन काजल के हाथों पर नीले रंग के छोटे छोटे चितकबरे से निशान होने लगते हैं। ये देख काजल अपनी सास के पास आती है और बोलती है, मम्मी जी, देखो ना, मेरे शरीर पर कैसे चितकबरे से निशान हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, दिखा तो जरा। काजल अब अपनी सास को वो निशान दिखाती है। वो निशान देख अब तो विमला को भी थोड़ी चिंता होने लगती है, और उसको अपनी बहू की चिंता हो भी क्यों नहीं, आखिर वो उसकी इकलौती बहू जो थी। विमला उसके निशान देख चिंता में बोलती है, बहू ये निशान तो सच में बहुत ही अजीब लग रहे हैं, चल चल कर दवा ले ले। क्या मम्मी जी, अब इसके लिए मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा? मैं नहीं जा रही, एलर्जी हो रही होगी, अपने आप ठीक हो जाएगी। मुझे तेरी यही जिद नहीं पसंद है, चल डॉक्टर के पास शांति से। मैं नहीं जाऊंगी मम्मी जी, बस अगर आप जिद पर अड़ गईं, तो मैं भी आपकी बहू हूँ। बहू मैं तेरा क्या करूँ, इस घर में मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। अपनी सास की बात इग्नोर करके वो वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे की एसी चलाकर कंबल में सो जाती है। काजल को अब बुखार भी चढ़ रहा था। शाम हो जाती है, लेकिन काजल उठकर बाहर नहीं आती है। ये देख अब विमला उसके कमरे तक जाती है, लेकिन दरवाजा तो बंद होता है। ये देख विमला खुद से बोलती है, हद है, एक तो मैंने इसकी भलाई के लिए दवा लाने को कहा, ऊपर से यही मुंह फुलाकर बैठी हुई है, गजब। इतना बोलकर विमला वहाँ से चली जाती है। रात के 8 बज जाते हैं, लेकिन अभी भी काजल ने दरवाजा नहीं खोला था। और कुछ ही देर में वरुण भी आ जाता है, और जब वरुण आता तो विमला वरुण को सारी बात बता देती है, जिसके बाद वरुण बोलता है, यार मैं तुम दोनों से बहुत परेशान हो चुका हूँ। तुम दोनों सास बहू हमेशा अपनी लड़ाई के बीच में मुझे क्यों खींच लेती हो यार? यार मैं ऑफिस से काम करके आता हूँ और मैं घर जब आता हूँ तो तुम दोनों के ड्रामे देखकर मेरा दिमाग घूम जाता है। यार मैं परेशान हो गया इस रोज रोज के चिक चिक से। एसी नहीं हो गया, कोई ड्रामा हो गया है। मैंने सोच लिया है, ना रहेगा एसी ना होगा ड्रामा। इस कलेश को मैं आज ही खत्म कर देता हूँ। बेटा तू कलेश तो तब खत्म करेगा ना जब तेरी पत्नी दरवाजा खोलेगी। क्या मतलब? मतलब ये कि बहू दरवाजा ही नहीं खोल रही है। अपनी माँ की बात सुनकर वरुण अपने कमरे के पास जाता है और वो काजल को आवाज लगाता है, लेकिन काजल अभी भी दरवाजा नहीं खोलती है। ये देख अब वरुण अपने कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। जहाँ वो देखता है कंबल में लिपटी काजल बेहोश हो रखी थी और उसकी बॉडी बिल्कुल ठंडी पड़ी हुई थी। ये देख वरुण तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाता है। विमला भी वरुण के साथ हॉस्पिटल जाती है। कुछ देर तक डॉक्टर काजल का इलाज करते हैं, जिसके बाद जब डॉक्टर बाहर आता है तो वरुण और विमला से बोलते हैं, वरुण जी आपकी पत्नी को ठंड लग चुकी है, जिसकी वजह से उनका खून सारा ठंडा हो चुका है। शायद वो इस ठंड में कुछ ज्यादा ही ठंडा खाती हैं या फिर ठंडी जगह पर रहती हैं, और ये उनके लिए काफी नुकसानदायक है। बाकी अगर उनका खून गर्म हुआ तो वो नॉर्मल हो जाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कह सकते।
पर डॉक्टर, क्या उसको हम अपने घर में हीटिंग नहीं दे सकते? देखिए, आप उन्हें घर पे भी ले जाके हीटिंग दे सकते हैं, लेकिन जब तक वह नॉर्मल नहीं हो जाती उनको हमारे हॉस्पिटल में ही रहने दें। हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। डॉक्टर, आप मेरी बहू को जितना दिन रखना चाहते हैं रखिए, पर मेरी बहू को सही कर दीजिए। देखिए बिमला जी, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी जब वो ठीक होंगी आप ले जा सकते हैं। काजल हॉस्पिटल में लगभग 15 घंटे रहती है और अगले 15 घंटे बाद जब काजल को होश आता है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। डॉक्टर अब बाहर आता है और विमला और वरुण से बोलता है। काजल जी को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। जिसके बाद विमला और वरुण काजल के पास जाते हैं, जहां काजल उनसे बोलती है। मम्मी जी, वरुण जी, मैं यहाँ हॉस्पिटल में कैसे? माँ, तुम ही बताओ। अगर मैं बताने आया ना तो मुझे फिर से एक बार गुस्सा आ जाएगा। अरे बेटा, गुस्सा मत कर, अभी गुस्सा करने का समय नहीं है। बहू, तू एसी की हवा में इतनी लीन हो गई थी कि तुझे कुछ होश ही नहीं था। जो तूने मुझे चितकबरे निशान दिखाए थे ना, वो मामूली निशान नहीं थे, बल्कि तेरा खून ठंडा हो रहा था और तू यहाँ पर पिछले 24 घंटे से है। क्या? हाँ बहू, मैं तुझे यूं ही नहीं बोलती थी कि बहू ठंड में एसी मत चला। मैं इसलिए बोलती थी क्योंकि मैं अपने परिवार वालों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार वालों पर कोई आँच आए। अपनी सास की बातें सुनकर अब काजल को अपनी गलती पर पछतावा होता है और अपनी सास के साथ अपने पति से माफी मांगती है। ऐसे ही कुछ देर बाद काजल अपने घर आ जाती है और अब वो ठंड में एसी चलाना बंद कर देती है। कनिका को कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत शौक था। उसे कोल्ड ड्रिंक पीने की इतनी आदत थी कि जहाँ लोग सर्दियों में पानी भी गर्म करके पीते हैं, वहाँ वो सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीती थी, जिसके चलते आए दिन उसकी तबीयत खराब रहती। फिर भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आना चाहती थी, जिसके कारण उसकी माँ आशा उसे बहुत सुनाती थी, लेकिन उसके ऊपर अपनी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता था। ऐसे ही एक रोज वो अपने कमरे में बैठी हाथों में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लिए टीवी देख रही थी कि तभी उसकी माँ आशा उसके कमरे में आती है और कहती है, मैंने तुझे एक बार नहीं 1000 बार मना किया है कि ज्यादा कोल्ड ड्रिंक मत पिया कर, लेकिन तू है कि तुझे मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। क्या करूँ मैं तेरा? क्या माँ, क्यों परेशान कर रही हो? आप लोगों को ज्यादा ठंड लग रही है तो आप लोग मत पियो। मुझे अच्छी लगती है, मैं तो कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी, मुझे पसंद है। और आपको क्या पता, ठंडी में कोल्ड ड्रिंक पीने का एक अलग ही मजा होता है। जितना मजा सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीने में आता है, उतना ही जेब भी ढीली होती है दवा करवा कर। लेकिन तुझे कहाँ से पता होगा कि पैसे तेरी जेब से नहीं जाते ना, इसलिए। माँ देखो प्लीज, मैं इस टाइम ना लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। इतनी अच्छी मूवी आ रही है, मुझे देखने दो। मेरा टाइम और मूवी देखने का मजा दोनों ही खराब मत करो। मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, सुधर जा कनिका, और सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीना छोड़ दे बेटा, वरना मर जाएगी। हद है माँ, आप भी ना क्या बोले जा रही हो। अब कोल्ड ड्रिंक पीने से कौन मरने लगा? आप जाओ यार, प्लीज जाओ। आशा कनिका को सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीने के चलते सुना रही थी कि तभी उसकी सहेली सलोनी आती है और कनिका के हाथों में कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखकर अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती है, हाय राम, आंटी जी आप इसे कोल्ड ड्रिंक क्यों दे रही हैं पीने के लिए? आपको पता है ये कॉलेज में भी पूरे दिन कम से कम 10 कोल्ड ड्रिंक पी जाती है। हम सभी लोग इसे बहुत मना करते हैं, लेकिन ये है कि किसी की सुनती ही नहीं। क्या? लेकिन ये तो कहती है कि इसके कॉलेज की कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक ही नहीं है, फिर ये 10 बोतल कहाँ से पी जाती है? आप भी क्या बात कर रही हैं आंटी जी? आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि कॉलेज की कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक ना मिले? ये आपसे झूठ बोलती है आंटी जी, और कभी कभी तो ये एक बार में ही 10 बोतल गटक जाती है। हम सभी दोस्त देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये सर्दियों में इतनी कोल्ड ड्रिंक पी कैसे जाती है। बस कर टेप रिकॉर्डर, जब से आई है तब से बकबक करके बोले ही जा रही है। सांस भी ले ले थोड़ा अब। और माँ, आप किसकी बातों पे विश्वास कर रही हो? वो 20 वाली छोटी छोटी बोतलें होती है ना, उसमें होता ही कितना है? इसका मतलब तू पीती है इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक? पीती नहीं, बहुत पीती है आंटी। और ये घर में जैसे आपकी नहीं सुनती है ना, वैसे ही कॉलेज में हम लोगों की भी नहीं सुनती। ना सुने मेरी बला से, जब किसी ने खुद ही मरने की ठान रखी है तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। आशा गुस्से में इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कनिका सलोनी को बहुत सुनाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ कनिका की सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत कम होने की जगह बढ़ती जाती है और अपनी माँ और दोस्त के लाख समझाने के बाद भी
कनिका पर कोई असर नहीं होता। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है और समय के साथ कनिका की शादी एक अजय नाम के लड़के से होती है और वो शादी करके अपने ससुराल आती है। तभी एक रोज शाम के समय अजय ऑफिस से घर आता है और अपनी पत्नी कनिका से कहता है, कनिका, आज मेरे दोस्त सूरज की एनिवर्सरी है। उसने एक छोटी सी पार्टी अरेंज करी है सिर्फ दोस्तों के लिए। एक काम करो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें चलना है। लेकिन मैं तो आपके किसी दोस्त को जानते ही नहीं हूँ, मैं अकेली बोर हो जाऊंगी। आप जाइए, मैं घर पर ही ठीक हूँ। अरे यार, तुम मेरे दोस्तों को नहीं जानती हो लेकिन मुझे तो जानती हो, और वो मेरा खास दोस्त है। उसने हम दोनों को बुलाया है। अगर हम नहीं जाएंगे तो उसे बुरा लगेगा, और अगर तुम मेरे दोस्तों से नहीं मिलोगी तो उन्हें पहचानोगी कैसे? लेकिन आप प्रॉमिस करिए कि हम लोग ज्यादा देर नहीं करेंगे, जल्दी घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि मुझे अनजान जगह ज्यादा देर तक रहना अच्छा नहीं लगता। अच्छा बाबा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ हम लोग जल्दी वापस आ जाएंगे। आप तो तैयार हो जाओ। हाँ, अब ठीक है। कुछ समय बाद अजय और कनिका तैयार होकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं, जहां पहुंचकर अजय कनिका को अपने सभी दोस्तों से मिलवाता है। तभी उसका दोस्त सूरज और उसकी पत्नी नैना वहां आते हैं और अजय कनिका को उनसे मिलवाते हुए कहता है, लो भाई, आज आपके कहने पर मैं अपनी पत्नी को ले आया। कनिका, ये है मेरा दोस्त सूरज और ये है इसकी पत्नी नैना। हेलो भाभी जी, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे एक बार बुलाने पर आ गई। थैंक यू सो मच। हम लोग यहाँ खड़े होकर क्यों बातें कर रहे हैं? चलिए आराम से बैठकर बातें करते हैं। कुछ समय बाद सभी दोस्त आपस में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी कनिका की नजर टेबल पर रखी कोल्ड ड्रिंक पर जाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वो कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर देती है। देखते ही देखते वो वहाँ रखी सभी कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को खाली कर देती है, जिसे देखकर अजय के सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी सूरज हंसते हुए कहता है, भाई बुरा मत मानियो अजय यार, लेकिन भाभी जी को सर्दियों में से कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मानो इन्होंने कभी अपनी आंखों से कोल्ड ड्रिंक देखी ना हो। इसीलिए सर्दियों में मिली कोल्ड ड्रिंक भी इनसे छूट ही नहीं रही। सूरज इतना कहकर जोर जोर से हंसने लगता है और उसे हंसते हुए देखकर उसके बाकी दोस्त भी उस पर हंसने लगते हैं। सभी लोगों को अपने ऊपर हंसता देखकर अजय को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो कनिका का हाथ पकड़कर सीधे उसे घर ले जाता है। घर पहुंचने के बाद वो गुस्से में सोफे पर बैठ जाता है और अपनी माँ देवकी को आवाज लगाकर कहता है, क्या हुआ बेटा, तू इतने गुस्से में क्यों लग रहा है? गया तो बड़ी खुशी से था, अब आया गुस्से में है। क्या हुआ बहू इसे? माँ, इससे क्या पूछ रही हो? इसने तो आज मेरे दोस्तों के सामने मेरी नाक कटवा दी। यार सच में हद है, सर्दियों में इतनी कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है? और तुम तो कोल्ड ड्रिंक ऐसे पी रही थी जैसे कोई हॉट कॉफी। हाँ तो क्या हुआ, मैं क्या करती? मुझे कोल्ड ड्रिंक देखकर सब्र ही नहीं हुआ। तो मुझे सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत पसंद है, इसलिए मैंने पी ली। बहू, लेकिन सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा नहीं होता है, बहुत तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। माँ जी, अब आप भी मेरी माँ की तरह शुरू मत हो जाइए। माँ भी ऐसे ही हमेशा सुनाती रहती थी मुझे कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए। अच्छा, अगर कोई तुम्हें अच्छी चीज के लिए समझाए तो वो सुनाना होता है। मैडम, आपको पता भी है कि इतनी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने के कितने नुकसान हैं। शुगर की बीमारी हो जाती है। ये जो 0 फिगर का सपना है ना तुम्हारा, वो सपना ही रह जाएगा। उससे वजन भी बहुत तेजी से बढ़ता है। उम्र से पहले तुम्हारे सारे दांत गिर जाएंगे। दिल की बीमारी भी हो सकती है। आप ये सब सिर्फ मुझे डराने के लिए कह रहे हैं ना? मुझे पता है कि आप ये सब इसलिए कह रहे हैं ताकि मैं कोल्ड ड्रिंक ही पीना छोड़ दूं। अगर तुम पढ़ी लिखी गवार नहीं हो तो खुद गूगल करके देख लो। अगर मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो डॉक्टर से पूछ लो। अगर तुम्हें सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की आदत होती तो भी हम छुड़ाने की कोशिश करते, लेकिन तुम्हें तो सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है, वो भी इतनी कि सामने रखी बोतलें जब तक खाली ना हो जाए, जब तक सांस नहीं लेती हो। अजय जी, आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। अब क्या कोल्ड ड्रिंक सबके सामने देखने के लिए रखी थी क्या? जो मैं दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा। कराई उसका क्या? तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो पहले। और बहू, बात भी सही है इसकी, इतनी ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत नुकसान वाली चीज है ये। देखो, तुमने जितनी मेरी इंसल्ट करवानी थी मेरे दोस्तों के सामने करवा दी। वो तो यही सोचेंगे ना कि तुमने आज तक कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं देखी होगी, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक देखते ही पागल हो गई और अपने साथ साथ सबकी कोल्ड ड्रिंक पी गई। अब उन्हें थोड़ी ना पता है कि तुम सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीने की दीवानी हो। सच में ये बहुत नुकसान करने वाली चीज है। अपने पति और सास की सारी बातें सुनने और गूगल पर उसके बारे में सारी चीजें पढ़ने के बाद कनिका की आंखें खुल जाती है, जिसके बाद वो अपने पति से अपनी गलत हरकतों की माफी मांगती है
और साथ ही सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत को सुधारने की कोशिश करने का वादा करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।